नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सुबह सुबह हुई गोलीबारी से सहम गया मझौलिया धर्मदास इलाका, मच गई भगदड़, मौके से पकड़ा गया एक युवक, छानबीन में जुटी पुलिस। साइबर ठगी के नए नए मामले आ रहे हैं सामने। अब नौकरी दिलाने के नाम पर कर दिया जा रहा है अकाउंट साफ। और पर्व त्योहार पर यात्रा करने वाले रहे सावधान, नशाखुरानों ने फैला रखा है जाल, रेल पुलिस कर रही है सतर्क। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सोमवार की सुबह मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के मझौली धर्मदास में गोलीबारी होने से पूरा मोहल्ला सहम गया। नशे की हालत में पहुंचे बाइक सवार दो अपराधियों ने नमाज अदा कर लौट रहे लोगों से जगमोहन राय के घर का पता पूछा, फिर दोनों जगमोहन राय के घर पहुंच गए। इसी बीच अनहोनी की आशंका पर स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। इससे अपने आप को घिरता देख अपराधियों ने लोगों पर गोली चला दी। गोली चलते भगदड़ मच गई। हालांकि हिम्मत दिखाते हुए कुछ लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया। सूचना पर सदर थाने की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को अपने कब्जे में ले लिया और अपने साथ थाने ले गई। मौके से फरार एक अपराधी की पहचान में पुलिस जुट गई है। घटना के बाद से इलाके में भय व्याप्त है। हम लोग रमजान का महीना चल रहा, मुबारक महीना चल रहा। हम लोग शेरी करके फजर का नमाज पढ़ के आ रहे थे। हम थे, हमारे चाचा थे, साथ में 3 आदमी थे और हम लोग अपने घर के पास कुछ बातचीत हो रही थी। उसी बीच में 2 व्यक्ति से आए, एक पिस्टल लेकर 2 व्हीलर से, और हमारे सीने पे भिड़ा दिए कि बताओ जगमोहन राय का घर कौन सा है, गोली मारना है उसको। तो हम लोग घबरा गए। तो घबराने के क्रम में हम लोग अपने घर के तरफ भागे और वो पूरे ड्रिंक के साथ थे और 2 व्यक्ति से थे। तो हम लोग फिर 112 को कॉल किए और प्रशासन के हवाले हम लोग उनको कर दिए। गोलीबारी भी किया है? जी, गोलीबारी भी 1-2 फायरिंग भी किए हैं जगमोहन जी के घर पे। किसी को कोई गोली लगी तो नहीं, किसी को कोई घटना नहीं हुई है, किसी को गोली भी नहीं लगी है। घटना ये हुआ है कि सुबह 5 बजे के करीब यहाँ रोड पे हमारा भाई और हमारे चचा लोग खड़े हुए थे नमाज पढ़ के। क्या नाम था? मेरा भाई सज्जाद नाम हुआ और हमारे चचा यहाँ के उप मुखिया जो थे मोहम्मद इश्तियाक साहब और एक और प्यारे भाई है वहाँ थे। उधर से ये जो आदमी है वो आया, उधर से पिस्टल लेके हाथ में, वो पूरा पिए हुए थे और मेरे भाई के कान के पास सटा के और उनको गाली दे के बोल रहा है कि जगमोहन राय का घर कौन है। उसके बाद बोला कि राहुल का घर कौन है, उसको गाली देते हुए। ठीक है, तो ये लोग नहीं बताए, सब डर गया। ठीक है, तो फिर मेरे जो चचा थे बगल में उसको सटाया, तो वो लोग भी जो पीछे भागा। उसके बाद एक लेडीज थी हमारे यहाँ पे, चाची लगती है, उनको सटाया, उनको बोला तो वो बेचारी डर गई। तो वही बोली कि ये बगल में घर है, गली में जाइए। ठीक, कितना अपराधी था? 2 आदमी था। तो एक आदमी हमको लगता है वो भाग गया, नहीं पकड़ाया है, एक आदमी पकड़ाया है अभी। हाँ, उसके दरवाजे पे जाके फायरिंग भी किया। तो हम लोग सब आदमी, 1 राउंड शायद फायरिंग हुआ है। हाँ, 1 राउंड फायरिंग। कुछ बरामद हुआ है क्या? बरामद 3 गोली अभी बोल रहे थे पुलिस यहाँ के जो है, 3 गोली बरामद हुआ है, लेकिन पिस्तौल बरामद नहीं हुआ। वो लगता है मुजफ्फरपुर में इन दिनों साइबर क्राइम का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी एक नए गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया ही था कि अब एक नई तरीके से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। दरअसल सऊदी अरब में काम दिलाने के नाम पर लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भेजा जा रहा है। फिर मेडिकल फॉर्म भरने के बाद 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए कहा जा रहा है। रिचार्ज करते ही पूरा मोबाइल हैक हो जा रहा है और यहीं से शुरू हो जाता है पैसा उड़ाने का खेल।
काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के वाड़ीपुर निवासी मोहम्मद तबरेज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसने रिचार्ज किया तो उसका मोबाइल हैक हो गया। फिर एक के बाद एक कई ओटीपी आने लगे और उस नंबर से जुड़े 3 अकाउंट से 3.5 लाख रुपए उड़ा लिए गए। जब तक मोहम्मद तबरेज कुछ समझ पाता उसका अकाउंट खाली हो गया। मामला को लेकर उसने थाने में आवेदन दिया। साइबर थाना भी मामले की जांच में जुट गई। क्या हुआ? ऑनलाइन हम फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के बाद 10 रुपया का रिचार्ज आया था। मैं 10 रुपया रिचार्ज किया तो पैसा 10 रुपया कटा और मोबाइल मेरा हैक हो गया। हैक होने के बाद मेरे मोबाइल पे खाली ओटीपी गिर रहा था और कुछ नहीं। कौन चीज का फॉर्म भरे थे? मेडिकल का। मेडिकल का मतलब किस लिए भरे? विदेश जाने का। कहाँ जाना था? सऊदी। कौन किसके माध्यम से जा रहे थे? ऑनलाइन हम भी फॉर्म देखे थे। ऑनलाइन फॉर्म देखे थे सऊदी जाने का। हाँ तो उसको हम भर रहे थे। उसी बीच में 10 रुपया का रिचार्ज आ रहा था। 10 रुपये का रिचार्ज? हाँ तो हम 10 रुपया रिचार्ज मारे। फोन भी किया गया था? नहीं, फोन नहीं किया गया था। हाँ बात हुआ है। बात हुआ है। फोन तो क्या बोला? फोन को वही फॉर्म भरवा रहा था, भर रहे थे। फोन तो ही लेकर बात कर फोन में। हाँ फोन पे बात करते हुए फॉर्म भर रहे। करने के बाद ही मोबाइल हैंग? हाँ मोबाइल रिचार्ज करने के बाद हैंग हुआ है। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद चलिए ओटीपी में मोबाइल पे गिर रहा था 150 नहीं बता भी नहीं तो कुछ नहीं। चलिए मेरे मोबाइल पे 150 ओटीपी गिरा। ओटीपी देख रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, देख रहे थे कुछ नहीं। कितना पैसा गायब हुआ है? 3.5 लाख रुपया। कितने अकाउंट से? 3 अकाउंट से। मुजफ्फरपुर के कांटी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पिछले दिनों अपराधियों ने डकैती का असफल प्रयास किया था। बैंक लूटने आए अपराधी से होमगार्ड का जवान भोला राय ने लोहा ले लिया था। लूट में असफल होने पर अपराधियों ने भोला राय को पैर में गोली मार दी थी। होमगार्ड जवान भोला राय की वजह से ही पंजाब नेशनल बैंक लूटने से बच गया। इसके बाद से आईजी शिवदेव पांडे से लेकर एसएसपी राकेश कुमार तक भोला राय की खूब सराहना की थी। गोली से घायल भोला राय अब ठीक है। सोमवार को एसएसपी राकेश कुमार ने होमगार्ड जवान भोला राय को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए 21,000 नगद सहायता राशि प्रदान किया। मौके पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 23 फरवरी को काटी थाना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में एक लूट की एक असफल घटना घटित हुई थी और उस दौरान उस बैंक में हम लोगों के गृहरक्षक श्री भोला राय वहां पदस्थापित थे अपनी ड्यूटी में। इनके द्वारा जो भी अपराध कर्मी आए थे बड़ी बहादुरी और साहस के साथ में सामना किया गया और उस दौरान इनके पैर में एक गोली भी लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये लगातार संघर्ष करते रहे और उनकी मेहनत और संघर्ष की वजह से अपराध कर्मी उस घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे और भाग खड़े हुए थे। इसी आलोक में आज वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में श्री भोला राय जी को सम्मानित किया गया है, जिसमें मेरे द्वारा उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है इस सराहनीय कार्य के लिए और इसके अतिरिक्त 21,000 रुपये नकद से भी हम लोगों के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और 23 तारीख से लेके अभी तक इसके पूर्व में हम लोगों ने लगातार उनका ध्यान रखा है। अभी तक लगभग 30,000 की राशि हम लोगों के द्वारा पूर्व में उनको उपलब्ध कराई गई है ताकि उनके चिकित्सा में कोई ऐसी कमी ना रहने पाए और जो भी उनका चिकित्सा में व्यय हुआ है उसके लिए होमगार्ड्स डिपार्टमेंट्स के भी प्रावधान है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के। इसके अतिरिक्त बैंक के भी ऐसे प्रावधान है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जितनी भी इनकी अभी तक इलाज में व्यय हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों से ले लिए गए हैं और 2 से 3 दिन के अंदर एक प्रोसीजर को कंप्लीट करते हुए जो भी राशि इनकी व्यय हुई है वो इनके खाते में जमा करा दी जाएगी। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आयोजित नमो हैट्रिक टी शर्ट लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भाजपा 400 पार और मोदी अगेन पीएम कार्यक्रम में पधारे नित्यानंद राय ने कहा कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के कारण देश को काफी नुकसान हुआ है। विवेकानंद ने 21वीं सदी को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह भविष्यवाणी पूरी नहीं होती यदि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। नित्यानंद राय ने स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जोड़ते हुए तुलना कर डाली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उसे पूरा कर रहे हैं। CAA और ट्रिपल तलाक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक भाई और पिता अपनी बहन बेटी के तलाक पर सोचता है तो जय नरेंद्र मोदी ही कहता है।
देश में गरीबी थी, परिवारवाद के कारण, तुष्टीकरण के कारण, घोटालों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, भाई भतीजावाद के कारण इस देश को बहुत नुकसान हुआ है। जिस विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी के लिए, वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती यदि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी नहीं हो। विवेकानंद जी से जब वह विदेश के दौरे पे थे तो किसी ने पूछा कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो देश भूखा है, जो देश नंगा है, जो देश अशिक्षित, बेघर और बेबस है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं। उस भारत में न कोई भूखा है, न कोई नंगा है, न कोई अशिक्षित है, न कोई बेघर है, न कोई बेबस है। होली के दौरान बाहर से आने वाले रेल यात्रियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने सोमवार को रेल यात्री जागरूकता अभियान चलाया। पर्व त्योहार के मौके पर सुरक्षित यात्रा हो सके और यात्री सुरक्षित अपने घर पहुंच सके, इसे लेकर रेल एसपी कुमार आशीष के निर्देश पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माइक से अनाउंस कर यात्रियों को रेलवे लाइन पार नहीं करने सहित कई और सलाह दी जा रही है। रेल एसपी ने यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से सावधान रहने को कहा है। बताया कि नशाखुरान बगल के ही सीट पर बैठकर पहले परिचय बनाते हैं, इसके बाद किसी खाने पीने के सामान में नशा मिलाकर बेहोश कर देते हैं और रुपए पैसे लेकर भाग जाते हैं। इसलिए किसी भी अनजान यात्री से परिचय नहीं बनाने और ना कोई खाने पीने का सामान लेना चाहिए, इससे यात्रा सुरक्षित रहेंगे। रेल पुलिस ने छात्र छात्राओं को भी जागरूक किया, कहा कि प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक नहीं आए, अनावश्यक घूमते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। रेल मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती जिले के स्टेशन बलिया और बरौनी, इन तीनों जगह पर हम अपने विशेष निर्देश में जो यात्रियों को सुरक्षा के जो हम लोग एहतियात बरतते हैं उसके बारे में बताते हैं, ताकि वो लोग लापरवाही नहीं बरतें और परिवार के साथ आते समय जो है जानो माल की उनकी सुरक्षा हो सके, किसी तरह का जो है अपराध नहीं हो। और इसके बावजूद अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसकी सहायता के लिए हम लोग हेल्पलाइन नंबर इसमें जारी कर रहे हैं, जो आप इसमें देख रहे हैं। इसमें विभिन्न तरीके के निर्देश दिए गए हैं, कैसे जो है वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे रेल पुलिस का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, और इस पे हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। उद्देश्य यही है कि होली के अवसर पर जो है सभी यात्री जो है सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंचे, परिवारजनों के साथ आनंदित होकर के होली मनाए और कोई किसी तरह की घटना न हो। लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग लौटते हैं, ऐसे में उन्हीं लोगों को टारगेट करके नशाखुरानी गिरोह या मोबाइल छिनतई गिरोह, इस तरह के लोग, सामान लिफ्टर जो होते हैं वो लोग सक्रिय रहते हैं। तो इसी के एहतियात के लिए उनको जागरूक करने के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि थोड़ी सतर्कता रखेंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, उनके साथ इस तरह का गड़बड़ी नहीं हो पाएगा। तो उनको सतर्क करते हुए हम लोग लगातार मुस्तैद हैं कि अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसके बारे में हम लोग तफ्तीश कर करके उनका सामान तुरंत पहुंचा करके उन पर कार्रवाई करेंगे। बिहार प्रदेशक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा मुजफ्फरपुर के महामंत्री संदीप अग्रवाल ने सोमवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स में प्रेस वार्ता कर बताया कि होली के अवसर पर वृंदावन की होली का आनंद मुजफ्फरपुर के लोग उठा पाएंगे। शनिवार को एफसीआई गोदाम स्थित एक बैंक्वेट हॉल में राधा कृष्ण के संग फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वामी श्री गिरिराज वशिष्ठ मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में श्री राधा कृष्ण का महारास, भव्य मयूर नृत्य, ब्रज की रसिया होली, विश्व की प्रसिद्ध बरसाने की लठमार होली, गुलाल होली और जमकर फूलों की होली खेली जाएगी। प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा हम लोग साल में 2 अच्छे प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कृष्ण जयंती और कि होली मिलन समारोह है। इस बार हम लोग वृंदावन की पूरी टीम आ रही है, उसमें फूलों की होली होना है जो 23 मार्च 2024 को रत्ना बैंकेट में एफसीआई गली में होने वाला है। उसमें कई तरह की लोकल एक कलाकार भी हैं, ढपली वाले। बाकी मेन वृंदावन की 3 घंटे का अच्छा प्रोग्राम है। फूलों की होली में पूरा
कलकत्ता से फूल आ रहा है, गुलाबों का फूल, गेंदा का फूल, सब के बहुत अच्छी पूरे फील्ड में अच्छे से अच्छा सब बच्चे जो भी आएंगे उनको अबीर से दुपट्टा दिया जाएगा, जो भी हमारे गेस्ट आएंगे। और पूरा चटपटी चाट का प्रोग्राम है उन लोगों के साथ में, सब तरह का जो भी अच्छा से अच्छा मतलब होली का मिलन का प्रोग्राम बनाया गया है संस्था के द्वारा। साल में इसलिए 2 हम लोग प्रोग्राम अच्छा करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है। जो भी गेस्ट हमारे जो भी मारवाड़ी समाज के जो भी आदमी हैं आना चाहते हैं वो आने के लिए एकदम तैयार रहें। अच्छा शनिवार को अच्छा से अच्छा प्रोग्राम का एंजॉय करें। वो चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की ओर से मुजफ्फरपुर के संस्कृत कॉलेज स्थित यज्ञोपवीत महोत्सव के आयोजन स्थल की तैयारी का जायजा लेने के बाद सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक ने बताया कि 19 एवं 20 मार्च को धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय में बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए अब तक 121 बच्चों का निबंधन किया गया है। निबंधन कार्य अभी जारी है। उन्होंने बताया कि समिति ने पिछले 9 वर्षों में अब तक 3000 से अधिक बच्चों का यज्ञोपवीत कराया है। इस बार 10वां वर्ष होने के कारण इसे और भी भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। समिति के संयोजक पंडित कमलापति त्रिपाठी प्रमोद ने बताया कि यज्ञोपवीत करने के लिए पूरे बिहार के जिलों के साथ दिल्ली एवं मुंबई से भी लोग रजिस्ट्रेशन करा कर आते हैं। राष्ट्रीय संयोजक शंभुनाथ चौबे एवं साकेत रमन पांडे ने समिति द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सह संयोजक अभय कुमार चौधरी ने आयोजन के लिए विभिन्न समितियों के कार्यों की जानकारी दी। मौके पर यज्ञोपवीत महोत्सव के संस्कार समिति के पप्पू झा, सुबोध झा, मुन्ना रफी, KN झा, सुरेंद्र पांडे, धर्मेंद्र तिवारी समेत अन्य उपस्थित रहे, जिसमें चाणक्य विद्यापति के अध्यक्ष, संरक्षक, महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष और समस्त जितने भी संगठन के लोग हैं उनका एक समूह प्रत्येक कार्य को संपादित करते हुए ऐतिहासिकता को प्रदान करता है। यह सामूहिक यज्ञोपवीत प्रत्येक वर्ष ऐतिहासिक होता है। इस वर्ष इन लोगों का जो ध्येय है वह समाज के प्रत्येक वर्ग में चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की उपस्थिति करा करके सेवा और संस्कार के साथ धर्म प्रचार की भी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की जा रही है। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी का विशेष रूप से मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस परंपरा को आज हम सब विस्मृत करते चले जा रहे हैं, आज यज्ञोपवीत कराना बहुत ही कठिन विषय है, आर्थिक रूप से भी। और समाज के बहुत से लोग जाकर किसी मंदिर में यह कार्य संपन्न कर दे रहे हैं, लेकिन चाणक्य विद्यापति का यहाँ एक ऐतिहासिक योजना जो 10 वर्षों से अनवरत चल रहा है, इसमें प्रत्येक संगठन के सदस्यों का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि एक गिलहरी से लेकर करके और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय संरक्षक है और चाणक्य है और विद्यापति की भूमिका में 2 महानुभाव बड़े भाई हमारे रमन जी हैं, अभय जी हैं, पप्पू जी हैं, जो लोग भी जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, सुबोध जी हैं, यह ऐतिहासिकता को सिद्ध करता है और आने वाला समय हम समझते हैं कि उत्तरोत्तर इस कार्यक्रम को और सफल बनाएगा और सनातनियों के लिए यह एक महापर्व के रूप में यह आने वाले समय में लोग इसे देखेंगे, ऐसी हम शुभेच्छा करते हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर दाऊद छपरा मिडिल स्कूल की शिक्षिका चांदनी समर को उनकी फिल्म एरे ऑफ लाइफ और रेनबो के लिए छत्तीसगढ़ में ए फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से सम्मानित किया गया है। फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा और राजा बुलेंदा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। इसके साथ 2 प्रवासी भारतीय नीदरलैंड से ऋतु पांडे और अमेरिका से महेश गणेशकर मौजूद रहे। नीदरलैंड से आई ऋतु पांडे ने चांदनी समर को उनकी फिल्म को नीदरलैंड में प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के डीन ने भी इस फिल्म को अपनी यूनिवर्सिटी में चलाने की घोषणा की। चांदनी ने बताया कि आगे भी महिलाओं के अधिकार को लेकर फिल्म बनाते रहेंगी। निसंदेह बहुत खुशी हो रही है कि एक छोटी सी शुरुआत यहाँ पर मैंने की थी और आज उसको बड़े स्तर पे पहचान मिल रही है और ये भी एक संयोग भी है और विश्वास बढ़ रहा है कि लोगों को कला में रुचि है और कला का सम्मान भी है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आइडिया कैसे आया था इसका? दरअसल कहानियाँ तो मैं बचपन से लिखती हूँ, पेशे से एक राइटर भी हूँ
तो इस वजह से फ़िल्म बनाने का शौक़ रहा और ये फ़िल्म ये स्टोरी मेरे पास थी। मैं चाह रही थी कि इस पर बड़ी फ़िल्म बने, लेकिन बड़ी फ़िल्म बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसी बीच मेरी मुलाकात डॉक्टर कुमार विरल से हुई, जो मुजफ्फरपुर के जाने माने साहित्यकार हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं। तो उन्होंने ही कहा कि मैं आपकी सहायता करूँगा, फ़िल्म बनाइए। तो उनकी सहायता से, उनके निर्देशन में ही ये फ़िल्म मैंने बनाई। क्या थीम था फिल्म? किरण जो है वो भ्रूण हत्या के ऊपर आधारित है और साथ में ये आपको स्त्री शिक्षा को भी समर्थन देता है कि जिन बेटियों को समाज बेकार समझकर फेंक देते हैं, भ्रूण हत्याएँ हमारे इधर भी हो रही हैं, काफ़ी आपको सुनने को मिलती हैं। तो उस कंडीशन में इसमें एक लड़की का जो जीवन बच जा रहा है किसी तरीके से, वो कल को जाके बड़ी इंसान और देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही महान व्यक्तित्व भी बनकर उभर सकती है। तो ये इसके पीछे मेरा विचार यही था कि इस महत्व को समझे और इस सबसे परे भी अगर बात करूँ तो केवल इसलिए नहीं कि कल को जाके कोई लड़की अगर बच जाती है तो एक महान व्यक्तित्व बनेगी, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी का भी जीवन महत्वपूर्ण है, तो हमें उसको महत्व देना चाहिए और स्त्रियों को भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो जो भ्रूण हत्या है वो समाज में बंद होना चाहिए। आगे फिर क्या कुछ? आगे मैं अगली जो मेरी योजना है वो मैं पुनः ज़्यादातर मैं विशेष तौर से स्त्री शिक्षा और स्त्री स्थान पर ही कार्य कर रही हूँ। तो अगला जो मेरा कार्यक्रम है वह है, मैं स्त्री शिक्षा के ऊपर एक फ़िल्म बना रही हूँ जिसका नाम है उलाहना। और इसमें मैंने दिखाया कि किस प्रकार अभी भी शिक्षा, हालांकि पहले से शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी गाँव में अभी देखने को मिलता है कि मैट्रिक करते ही लड़कियों की शादी हो जाती है ज़्यादातर। तो ये विषय, चूँकि मैं एक शिक्षिका हूँ, मैंने अपने स्कूल में भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होते देखा, लेकिन हम सामाजिक स्तर पर उसको उस तरीके से रोक नहीं पाते हैं। तो जिस हद तक मेरे बस में है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाए। तो इसी विषय को केंद्र में रख कर कि मैं 10th के बाद एक लड़की पढ़ना चाह रही है और उसके पेरेंट्स जो हैं उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती है और आगे जाके पढ़ाई में बढ़िया करती है, यही दिखाने की कोशिश की है मैंने। इससे समाज में शिक्षा का विकास हो, स्त्री शिक्षा का विकास हो, यही इसका उद्देश्य है। टीचिंग लाइन में भी है और फिल्म लाइन में भी काम कर रही है, तो दोनों टफ नहीं होता है? टफ तो होता है सर, नहीं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैं लगभग पिछले 3-4 सालों से इसमें एक्टिव हूँ और इतने दिनों में सिर्फ 2 फिल्म बना पाई हूँ। तो अगर पूरी तरीके से किसी एक फील्ड को दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन वही बात है कि अभी फ़िल्मों को हमारे यहाँ वो स्थान नहीं मिला है और ख़ास तौर से लोकल लेवल पे कि आप फ़िल्मों को ही अपनी आजीविका बना सकें। तो मेरे लिए भी ये संभव नहीं है। तो जो भी मुझे शिक्षा से और एज ए शिक्षक के रूप में जो मैं कमाती हूँ उसका आधा से ज़्यादा पैसा मेरा इन्हीं चीज़ों में जाता है। तो मैं उसे कर रही हूँ क्योंकि एक धैर्य होना चाहिए। अगर आप समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें, उसके लिए अगर आपको अपनी तरफ से कुछ लगाना पड़ रहा है या कुछ देना पड़ रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से मुश्किल हो रही है दोनों को मैनेज करने में, थोड़ा थोड़ा ही हो पा रहा है, लेकिन हो रहा है, यही खुशी की बात है। यहाँ संसाधन की भी कमी है। हाँ, ये बात तो बहुत ज़्यादा है और इस पर अगर आपके थ्रू ही अगर ये मैसेज जा रही है सोसाइटी को, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ की जो भी प्रशासन है या फिर बिहार की प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ शुरू से रहा है कि क्षमताओं की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए संसाधन नहीं मिल पा रहा है। मैंने ही जब किरण बनाई थी बहुत ही सीमित संसाधन में बनाया था उसको, और आगे भी जो लोग काम करना चाह रहे हैं, लोकेशंस की प्रॉब्लम, लोकेशन पे आप सेफली नहीं जा सकते हैं, आपको 10 लोगों को लेके जाना होगा, वहाँ पे बहुत ही इनसिक्योरिटी रहती है, ये चीज़ें भी हैं, और कैमरा, स्टूडियो, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अगर सरकार की तरफ से भी मिले या सोसाइटी की तरफ से हेल्प मिले तो हम लोग का एक ध्येय है कि हम लोग इस तरीके का एक स्टूडियो एटलीस्ट बनाएं जहाँ पे जो टैलेंट निकलना चाहते हैं उनको मौका मिले। ज़्यादातर किस पृष्ठभूमि की फिल्म होती है आपकी? मेरी तो सामाजिक पृष्ठभूमि की ही है। अभी 2 फिल्में जो मैंने बनाई हैं, एक आपको स्त्री शिक्षा और भ्रूण हत्या के ऊपर है, और दूसरी फिल्म जो मेरी रेनबो है उसमें भी मैंने कला का उत्थान के ऊपर ध्यान दिया है कि हमारे समाज में आज भी लोग कला को सेकेंडरी मानते हैं। तो हमने ये कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप किस चीज़ में खुश हैं, क्या चीज़ आपको जीवन में, क्योंकि जिसमें आपकी इच्छा शामिल होती है उस काम में आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस वजह से ही मैंने कला के विषय में बताया कि जो बच्चा कलाकार बनना चाहते हैं उसको पूरा अवसर देना चाहिए। सोशल वर्कर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने जमकर गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। संगठन के संस्थापक बबली कुमारी ने बताया कि हर साल होली पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजन होता आया है।
आज हमारी संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से होली सेलिब्रेशन रखी गई है और आज हम टीम मेंबर सब मिलकर के होली सेलिब्रेट कर रहे हैं मस्ती धमाल गेम के साथ और सबके लिए गिफ्ट विनर को दिया गया है और मिलके हम लोग आज धमाल मस्ती कर रहे हैं। गिले शिकवे जो भी हो सबको वन साइड करके हैप्पी होली। हैप्पी होली आप लोगों को भी हैप्पी होली। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।